हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब फिजिक्स भौतिक विज्ञान में तरंग गति और ध्वनि से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा और इसमें टोटल हम लोग सब 60 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं, रेडियो तरंग है, एक्स तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे हैं और ध्वनि तरंगे हैं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा यांत्रिक तरंगे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ध्वनि तरंगे हैं। यह क्या है, यांत्रिक तरंगे हैं। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहाँ पर टोटल 60 प्रश्न को देखने वाले हैं और इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चले और प्रैक्टिस करते चले। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि अंधेरे तरंगे उदाहरण है। ठीक है, किसका है तो देख सकते हैं ऑप्शन एक है रेडियो तरंग का, ध्वनि तरंग का, एक्स किरण का, गामा किरण का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अंधेरी जो तरंगे हैं ये किसकी उदाहरण है, देख सकते हैं ध्वनि तरंगे का उदाहरण है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। ठीक है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन एक है वाई किरण है, एक्स किरण है, पारा बैगनी किरण है, या पारा ध्वनिक तरंग है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। तो देख सकते हैं कि पारा ध्वनिक जो कि तरंग है, ये जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। ठीक है, बल्कि वाई किरण है, एक्स किरण है और पारा बैगनी किरण है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि दीर्घ जो कि रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, क्षोभ सीमा है, या फिर समताप मंडल है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दीर्घ जो रेडियो तरंग है पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है। तो आप देख सकते हैं कहाँ, तो आयन मंडल से परिवर्तित होती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जैसे कि बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है ट्रोपोस्फीयर द्वारा, स्ट्रेटो जो कि स्फीयर के द्वारा, या फिर आइनोस्फीयर द्वारा, या फिर एक्सोस्फीयर के द्वारा। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं कहाँ से, तो आइनोस्फीयर के द्वारा। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है, समताप मंडल है, आयन मंडल है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के देख सकते हैं कि आयन मंडल जो है ये पूरी तरीका से क्या है, उत्तरदायित्व है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश से कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है प्रकाश है, उष्मा है, ध्वनि है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। तो देख सकते हैं ध्वनि जो तरंगे हैं शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देश से कौस्तुभ किरणें है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि आवेशित किरण है, अनावेशित कण है,
या फिर आवेशित तथा अनावश्यक दोनों हो सकती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो कॉस्मिक किरणें हैं क्या है, आवेशित कण है, ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आप देख सकते हैं कॉस्मिक किरणें के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। देख सकते ऑप्शन है, वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, ठीक है। बी में है कि उनकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, और सी में है कि ए बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती है, और डी में है कि वे सूर्य से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसे आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कॉस्मिक किरणों के संबंध में जब पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो अगर ऑप्शन ए की बात करते हुए विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। और बाकी आप देख सकते बी, सी और डी जो यहाँ पर ऑप्शन सही है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पारा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः देख सकते कि संचालित की जाती, ठीक है। तो ऑप्शन ए है भू तरंगे के रूप में, आकाश तरंगों के रूप में, या फिर अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, या फिर पृष्ठ तरंगों के रूप में। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बात है कि पारा जो उच्च आवृत्ति वाले जो तरंगे होती है साधारणतः संचालित की जाती, ठीक है। देख सकते हैं किसमें, तो अंतरिक्ष तरंगों के रूप में, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते दो उत्तरोत्तर जो स्ट्रिंग जो देख सकते हैं, ठीक है, अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि स्ट्रिंग और गर्त के बीच की दूरी को जो पूछा जा रहा है इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो इसके जो ऊपर का हो गया और ये नीचे का हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग और गर्त हो गया। तो वही पूछा जा रहा है कि दो उत्तरोत्तर स्ट्रिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते ऑप्शन है कि आयाम कहते हैं, या फिर देख सकते हैं कि तरंगदैर्घ्य कहते हैं, ठीक है, और आवृत्ति कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दो जो उत्तरोत्तर जो स्ट्रिंग अथवा दो उत्तरोत्तर जो गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो तरंगदैर्घ्य कहते हैं, यानी कि वेव लेंथ कहते हैं, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रदेश से क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन एक है गामा किरणें का, एक्स किरणें का, यूवी किरणें का, या फिर दृश्य प्रकाश के। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात हो रही क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए देख सकते हैं एक्स किरण का प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देश जो बात है कि एक रडार जो शत्रु के प्रयोग करता है और वायु यान की उपस्थिति का पता लगाता है, ठीक है। तो ऑप्शन एक है कि प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, ध्वनि तरंगे, या फिर कर्णातीत तरंगे। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि एक रडार जो शत्रु के प्रयोग करता है और वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, वो कौन सी तरंगे होती है, तो रेडियो तरंगे होती है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इसलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चलें और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे साथ प्रैक्टिस करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगे का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन एक है रेडियो तरंग का, सूक्ष्म तरंग का और अवरक्त तरंग का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें, ठीक है, जो तमाम बातें हैं एक प्रकार की जो तरंगे का जो पूछा जा रहा है, देख सकते हैं कि यहाँ पर अवरक्त तरंगे का जो प्रयोग है रात्रि के दृष्टि उपकरण में किया जाता है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जिनकी सीमा की आवृत्ति है, देख सकते हैं ऑप्शन एक है कि
जो किलो हर्ट्ज से लेकर 3 मेगा हर्ट है, या फिर बी में है कि 3 मेगा हर्ट से लेकर 300 मेगा हर्ट के बीच में, या सी में कि 1 गीगा हर्ट से लेकर 300 गीगा हर्ट के बीच में, या डी में है कि 300 गीगा हर्ट से लेकर 400 टेरा हर्ट्ज के रूप में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि माइक्रोवेव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है जिनकी सीमा आवृत्ति दे सकते हैं कि 1 गीगा हर्ट्ज से लेकर 300 गीगा हर्ट के बीच में होता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे है। ठीक है, तो ऑप्शन ए के दृश्य प्रकाश है, इंफ्रारेड है, या फिर अल्ट्रा वायलेट है, या फिर माइक्रोवेव है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, दूर संचार के लिए जो प्रयुक्त तरंगे होती है कौन सा होती है? माइक्रोवेव होती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते टेलीविजन दर्शक जो डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्योंकि ऑप्शन एक देख सकते कि एंटीना छोटे होते हैं, या 2 में कि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं, और 3 में है कि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। ठीक है, तो आपको सही उत्तर को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयोग करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो देख सकते हैं कि ऑप्शन एक है कि एंटीना छोटे होते हैं, और देख सकते हैं कि अगर वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित करती है। ठीक है, और सी में है कि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये तमाम ऑप्शन जो है सभी सही है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि FM जो प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का पारस होता है। ठीक है, कितना होता है? ऑप्शन एक देख सकते हैं कि 109 से लेकर 139 मेगा हर्ट के मध्य में होता है, या 54 से लेकर देख सकते हैं कि 75 मेगा हर्ट के बीच में होता है, और सी में है कि 76 से लेकर 87 मेगा हर्ट के बीच में होता है, या फिर डी में है कि 88 से लेकर 108 मेगा हर्ट के बीच में होता है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात करें कि FM जो प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली जो आवृत्ति बैंड का जो पारस होता है कितना होता है? 88 से लेकर 108 मेगा हर्ट के बीच में होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आंतों के रोगों के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है एक्स किरण का, और देख सकते हैं कि जो कि एक किरण है, अल्फा है, बीटा है, और देख सकते हैं कि गामा है। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो तमाम बातें हो रही, ठीक है, कि आंतों के रोगों के निदान में देख सकते हैं कि एक्स किरण का जो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है अवरक्त किरण है, पारस द्रव तरंगे है, दृश्य प्रकाश है, या फिर एक्स किरण है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती किसकी? तो एक्स किरण का प्रयोग लाई जाती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देश जो बातें हो रही कि माध्यमों एक प्रकार देख सकते हैं कि माध्यम है, जल है, इस्पात है, और नाइट्रोजन देख सकते हैं। पूछा जा रहा है कि ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखना है, यानी कि कम से बेसी की ओर हमको देना है कि सबसे कम किसका होता है, उसके बाद में किसका होता है, उसके बाद किसका होता है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तमाम बातें हैं, देख सकते हैं। ठीक है, कि सबसे जो कम होता है किसमें? तो नाइट्रोजन में होता है। ठीक है, उसके बाद किसमें? जल में होता है, और उसके बाद इस्पात में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से आप जो है ऑप्शन बी को यहाँ पर लगाएंगे कि जो ध्वनि का जो माध्यम सबसे ज़्यादा किस में होता है? इस्पात में होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि ध्वनि का वेग जो अधिकतम होता है वायु में, द्रव में, धातु में, या फिर निर्वात में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो सभी जस्ट हम देखें कि धातु का जो वेग अधिकतम होता है किसमें? ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम किसमें होता है? धातु में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो ऑप्शन सी को यहाँ पर लगाएंगे।
तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ठीक है, तो ऑप्शन है कि निर्वात में, वायु में, जल में और इस्पात में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ध्वनि का जो वेग अधिकतम होता है कहाँ पर होता है, जस्ट हम लोगों ने देखा कहाँ पर, इस्पात में सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि ध्वनि तरंग सबसे जो तीव्र प्रगमन होता है, ठीक है, यानी किस में होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर निर्वात में। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ध्वनि तरंगे सबसे अधिक जो तीव्र जो प्रगमन किस में करता है, तो ठोस में करता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि यदि VA, VW और VS यानी कहने का मतलब वायु है, जल है और इस्पात है, ठीक है, में ध्वनि की गति होती है, ठीक है, तो सब वही आपको बताना है क्रमवार कि किस पे सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, अगर देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं, और ऑप्शन ए की बात करें तो सबसे देख सकते हैं कि वायु हो गया, जल हो गया और इस्पात हो गया, यानी कि इस्पात में सबसे ज़्यादा होता है, और देख सकते हैं कि द्रव में उसके बीच में होता है और वायु में सबसे कम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पर लगाने के प्रयास करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर देख सकते हैं किस माध्यम ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या, हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में और लोहा में। तो आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, जस्ट अभी देखिए हम लोग सब की जो बातें हो रही है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर जैसे किस माध्यम में देख सकते हैं कि लोहा में अगर बात करें हम, तो ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि ध्वनि तरंग है, ठीक है, जो पूछा जा रहा है कि निर्वात में चल सकती है, और बी में कठोर केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, और सी में केवल गैस में चल सकती है, और डी में कि ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो ध्वनि तरंगे हैं ठोस, गैस और दोनों माध्यमों में यहाँ पर चल सकती है, ठीक है, इसे आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि ध्वनि में सॉरी वायु में जो ध्वनि की तरंग होती है, ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन ए है, तिरछी है, अनुदैर्घ्य है, विद्युत चुम्बकीय है और ध्रुवीकृत है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वायु में जो ध्वनि की तरंग होती है क्या होती है, अनुदैर्घ्य होती है, ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इन सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। इसलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चलें, और हमारे साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर प्रैक्टिस करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर जैसे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किस पे ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन एक है पानी में, निर्वात में, लोहा में और वायु में। तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जस्ट देखे थे कि निर्वात में जो ध्वनि की बात की जाए तो आर पार नहीं जा सकती, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कि पानी, लोहा और वायु में जो है यहाँ पर जा सकती है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, ठीक है, तो ऑप्शन है ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, किसमें, निर्वात में नहीं चल सकती, ठीक है, बल्कि ठोस, द्रव, गैस में चल सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर जैसे कि जब एक ध्वनि तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपवर्तित रहती है, ठीक है, यानी देख सकते हैं कौन सा अपवर्तित रहती है। ऑप्शन एक है आवृत्ति है, आयाम है, तरंगदैर्घ्य है, चाल है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अगर आवृत्ति की बात करें तो वह जो है अपवर्तित रहती है, ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि म्यूजिक जो कि कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारें को देख सकते हैं,
ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि को प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि को परिवर्तित करना चाहिए या ध्वनि को अवशोषित करना चाहिए। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि म्यूजिक जो कंसर्ट्स के लिए जो हॉल की जो दीवारें होती है दे सकते हैं कि ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों पर देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परिवर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। ठीक है, वह कौन सा देख सकते हैं। ऑप्शन एक है कि 165 फीट है, और बी में है कि 165 मीटर है, सी में है कि 16.5 फीट है, या डी में है कि 16.5 मीटर है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए जो परिवर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। कितना दे सकते हैं कि 16.5 मीटर के बीच की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ध्वनि के स्रोत और परिवर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। ठीक है, तो ऑप्शन एक है 10 मीटर है, 17 मीटर है, 24 मीटर है और 30 मीटर है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात हो रही है ध्वनि के स्रोत और परिवर्तित सतह के बीच की न्यूनतम दूरी देख सकते हैं कि 17 मीटर होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, इसलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर प्रैक्टिस आप हमारे साथ करते चलें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि ध्वनि का वायु में वेग जो अनुमानित होती है कितना, ऑप्शन दे सकते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर 10 मील पर मिनट, या दे सकते हैं 330 जो मीटर पर सेकेंड है, और 3 × 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात रही कि ध्वनि का जो वायु में वेग अनुमानता कितना होता है 330 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पर देख सकते हैं कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि देख सकते हैं ऑप्शन एक है चंद्रमा पर उनके कान का काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, देख सकते हैं चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, और सी में है कि चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के आंतरिक सूट पहने रहते हैं। ठीक है, या डी में कि चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब आते हैं कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल नहीं है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए यहाँ जब बात है कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन एक दे सकते हैं कि उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है, और बी में एक रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है, और सी में एक ध्वनि जो कि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, और डी में कि चंद्रमा की सतह पर कई क्रेटर हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्योंकि जैसे कि ध्वनि जो कि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ जब बात है कथनों पर विचार करने के लिए कहा रहा। ठीक है, तो ऑप्शन दे सकते हैं कि कम लंबाई के वास्तु से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है, और दो में एक ध्वनि सेलों में से केवल अंधेरी प्रयास तरंगे के रूप में प्रगामी होती है। आपको यहाँ पर सही उत्तर को बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन अगर एक की बात करें हम, ऑप्शन अगर डी की बात करें हम, तो ना तो एक और ना तो दो यहाँ पर सही है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए यहाँ जब बात है कि पारस्रव तरंगे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी कि पारस्रव तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है कि एक कीड़ों को नष्ट कर सकती है, और दो में है कि एक कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है,
और 3 में है कि इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, और 4 में है कि ये स्वचालित दरवाजे को नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कथनों में आपको सही उत्तर को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते जो बात है कि पारस स्रव तरंगे के बारे में कहा जा रहा है, तो देख सकते ऑप्शन एक है कि एक कीड़ों को नष्ट कर सकती है, बिल्कुल सही है। और एक कपड़ों से धूल हटाकर, जो कि धूल हटाकर साफ कर सकती है, ये भी सही है। और 3 में कि इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, ये भी सही है। और डी में है कि ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सभी सही है। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे जो बात है कि पारस्रव में पारस्रव वे ध्वनि है जिनकी आवृत्ति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए की बात करें तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, या फिर 10,000 हर्ट्ज से कम होता है, या फिर 1,000 हर्ट्ज के बराबर होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पारस्रव वे ध्वनि होती है जिनकी आवृत्ति की बात करते 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे यहाँ जो बात है कि मनुष्य की जो श्रव्यता की सीमा कितनी, यानी कि मनुष्य कितना के बीच के हर्ट्ज को सुन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में, या फिर 80 हर्ट्ज से लेकर 100 हर्ट्ज के बीच में, या 2 लाख हर्ट्ज से लेकर 4 लाख हर्ट्ज के बीच में, या अगर दे सकते हैं डी में है कि 0 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज के बीच में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मनुष्य की जो श्रव्यता की सीमा जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, जो कि मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि एक जैव पद्धति जिसमें पारस्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है सोनोग्राफी में, ईसीजी में, या फिर ईईजी में, या फिर एक्सरे में। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक जैव पद्धति की बात करें हम सोनोग्राफी, जिसमें देख सकते हैं कि पारस्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं। ठीक है, और अपने शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन एक देख सकते हैं, उनकी आंखें के तारे बड़े होते हैं, और बी की बात करें हम तो उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, और सी की बात करें हम तो प्रत्येक चिड़िया एक ऐसा कर सकती है, और डी में कि वे पारा ध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। ठीक है, तो इसे आपको बताना है। तो दोस्तों, जैसे जो बात है कि चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण यह है कि वे जो पारध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा वे निर्देशित होते हैं। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि हृदय अपस्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, और 2 में एक ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, और 3 में है कि मैक संख्या ध्वनि की गति जो वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, और 4 में कि पारस्रव ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो आपको यहाँ पर सही उत्तर को बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो बातें और ठीक है, कथन सी की बात करें हम देख सकते हैं, अगर ऑप्शन सी की, तो अगर सी में देखा जाए तो एक जो है लिखा गया है कि हृदय जो कि अपस्रव आवृत्ति पर कंपन करता है, बिल्कुल सही है। और 3 की बात करें मैक संख्या जो कि ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और 4 में है कि पारस्रव ध्वनि की जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, और देख सकते हैं जो 2 में बताया जा रहा है कि ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, बिल्कुल गलत है, जबकि ठोस में सबसे अधिक होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि पारध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या है। ठीक है, ऑप्शन एक है हवा में प्रदूषण, आँख के रोग, या ओजोन लेयर में बाधा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो यहाँ जब बात है कि पारा जो ध्वनिक जेट होती है उनकी उड़ान के कारण क्या होता है, देख सकते हैं कि ओजोन लेयर में बाधा होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों यहाँ पर देश के डेसिबल किससे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन एक है खून में हीमोग्लोबिन को, और बी में कि पेशाब में शक्कर को, या सी में कि वातावरण में ध्वनि को, या फिर वायु के कण को। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जब बात करें डेसिबल जो किससे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन एक है कि प्रकाश की तीव्रता मापने में, ध्वनि की तीव्रता मापने में, भूकंप का कांति मान नापने में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों डेसिबल इकाई का जो प्रयोग है ध्वनि की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों पर देख सकते डेसिबल इकाई का जो प्रयोग है जिसके मापन में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है प्रकाश का वेग में, उष्मा की तीव्रता में, ध्वनि की तीव्रता में, या रेडियो धर्मी आवृत्ति में। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों जस्ट अभी हम लोगों ने देखने का प्रयास किया कि डेसिबल इकाई का जो प्रयोग है, आप देख सकते ध्वनि की जो तीव्रता को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन एक है लगभग 5 डेसिबल, लगभग 10 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल, लगभग 100 डेसिबल। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब देख सकते हैं कि लगभग 30 डेसिबल जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखिए 100 डेसिबल का जो देख सकते हैं कि रव यानी कि नॉइस की जो प्रबलता स्तर संगत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन एक है सुनाई भर देने वाली आवाज़ से, या समान वार्तालाप से, या शोर शराबे वाली गली की आवाज़ से, या यंत्र कारखाने के शोर से। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तो 100 डेसिबल का जो रव होता है, नॉइस होता है, इसकी जो प्रबलता दे सकते हैं यंत्र कारखाने के शोर से होती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और इन सारे प्रश्न आपके कहीं न कहीं एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे। इसीलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप हमारे साथ देते चले, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ढंग से आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को बनाकर आएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए तो जैसे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है 45 डेसिबल, 50 डेसिबल, 55 डेसिबल, या फिर 60 डेसिबल। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। देखिए तो सब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित जो ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है, तो 45 डेसिबल है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों पर देख सकते मनुष्यों के लिए शोर की सह सीमा करीब करीब होती है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है 45 डेसिबल, 85 डेसिबल, 125 डेसिबल, और 155 डेसिबल। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए तो सब मनुष्यों के लिए शोर की जो सह सीमा करीब करीब कितनी होती है, तो 85 डेसिबल होती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देश से किस स्तर यानी कि डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? ठीक है, तो ऑप्शन एक है 30 डेसिबल, 100 डेसिबल, 80 डेसिबल, और 120 डेसिबल। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हो रही है 80 अगर डेसिबल की बात करें हम से अधिक की जो ध्वनि होती है हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मनुष्यों के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है कितना है, तो ऑप्शन एक है 90 डेसिबल है, 60 डेसिबल है, 120 डेसिबल है, और 100 डेसिबल है। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हो रही ठीक है कि मनुष्यों के लिए जो मानक ध्वनि स्तर कितना है, तो 60 डेसिबल है। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था, और एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर
जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती, इसका कारण क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन अगर ए की बात करें हम, तो ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है, और बी की बात करें ध्वनि का वेग वायु में इस्पात की अपेक्षा अधिक होती है, और सी में बात करें ध्वनि की तरंगें रेल की पटरियों के बीच परिवर्तित होती है, और डी की बात करें हम तो जो उसके कान ध्वनि स्रोतों से भिन्न दूरियों पर हैं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कि एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था और एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ें सुनाई देती। इसका कारण यह है कि आप देख सकते हैं कि ध्वनि का वेग जो इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। इसीलिए इन सारे प्रश्नों को उत्तर आप हमारे साथ देते चलें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस आप हमारे साथ मिलकर करें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर पर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का वेग निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि तार तत्व है, प्रबलता और ध्वनि गुणता, यानी कि पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी। ठीक है, ऑप्शन बी है कि तार तत्व और प्रबलता। ठीक है, और सी में है कि केवल ध्वनि गुणता यानी कि क्वालिटी, और डी में है कि केवल प्रबलता यानी कि लाउडनेस। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का जो भेद है, देख सकते हैं कि जो उसकी केवल पर ध्वनि गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी से अंतर के कारण किया जाता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि प्रगामी एवं अनुदैर्घ्य तरंग, और बी में कि प्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंग, और सी में कि अप्रगामी एवं अनुदैर्घ्य तरंग, और डी में कि अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक सितार में देख सकते हैं कि अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ जो तरंगे होती हैं ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश से जो बातें कथन अगर एक की बात करें तो अनु जो कि रन विश्व बड़े जो गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीक होता है, और देख सकते कारण में कि दीवार, छत एवं धरातल से जो कि अपवर्त ध्वनि परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो आपको नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते जो बातें हैं कथन एक में है, जो अनु जो रन होती हैं विशेषज्ञ और बात करते बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों प्रतीत होते हैं, कथन बिल्कुल सही है। और कारण की बात करें हम तो दीवारों, छत एवं धरातल से जो कि अपवर्त ध्वनि परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन को पूरी तरीके से स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं जो बातें हो रही कि विस्तृत रूप से प्रयुक्त जो संगीतिक जो स्वरग्राम जिसे कि ब्रीटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 जो कि आवृत्तियों वाला होता है। ठीक है, और 2 में लिखा गया है कि स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ट होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ट होती है। ठीक है, तो आपको सही उत्तर को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो बातें और बिल्कुल यहाँ पर दोनों के दोनों यहाँ पर गलत है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है कि ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्न में से किसकी जो तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कि इंफ्रारेड की, एक्स किरणें की, दृष्टि गोचर प्रकाश की, या फिर रेडियो तरंगे की। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ जो बात है रेडियो तरंगे की अगर बात करें तो लंबाई सबसे अधिक होती है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते कि एक जो टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रक इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए के प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, दोस्तों, एक टीवी सेट को चलाने के लिए अगर बात करें तो रेडियो तरंगे
जो कि देख सकते हैं कि टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में प्रयोग की जाने वाली तरंगे होती है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है एक्स तरंगे है, पाराबैंगनी तरंगे हैं, अवरक्त किरणें हैं या फिर गामा किरणें हैं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली जो तरंगे होती हैं अवरक्त तरंगे होती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है अवरक्त का, पाराबैंगनी का, दृश्य का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, टेलीविजन के जो दूरस्थ नियंत्रण के लिए देख सकते हैं कि अवरक्त जो कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, ये तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, इसीलिए इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप हमारे साथ देते चलें। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित में से कौन सा जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन की दूरस्थ नियंत्रण के लिए उपयोग यानी कि प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है अवरक्त है, पाराबैंगनी है, सूक्ष्म तरंगे है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो तमाम बातें कही जा रही है अवरक्त जो कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या दे सकते हैं कि टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के टेलीविजन जो ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण जो प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है दृश्य है, पाराबैंगनी है, अवरक्त है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर फास्ट देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, टेलीविजन जो ग्राही के जो दूरस्थ नियंत्रण में देख सकते हैं कि अवरक्त जो कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग लाई जाती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो ऑप्शन एक है कि श्रव्य और दृश्य यानी कि साउंड और प्रकाश दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ठीक है, और बी में कि श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ जो अभ्यास समय चाहिए। ठीक है, और सी है कि दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है। ठीक है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। और डी में है कि यह टीवी के ब्रॉड पर निर्भर करती है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात हो रही है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है कि श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ जो कि क्या शुरू होते हैं। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है आयाम जो कि मॉड्यूलन द्वारा, ठीक है, आवृत्ति मॉड्यूलन द्वारा, ठीक है, और कला मॉड्यूलन द्वारा या फिर कौन मॉड्यूलन द्वारा। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का जो संचरण है आप देख सकते हैं कि आयाम जो कि मॉड्यूलन द्वारा होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के टेलीविजन प्रसारण में जो श्रव्य तरंगे श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है आयाम आरोपण है या फिर स्पंद संकेत आरोपण है या आवृत्ति आरोपण है या फिर समय विस्तार गुणन है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, टेलीविजन प्रसारण में जो कि श्रव्य संकेतों में प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी की अगर बात करें हम तो देख सकते हैं आवृत्ति आरोपण है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर तमाम क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 61 प्रश्न को देखने का प्रयास किया जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इसे बार बार रिविजन करें, बार बार प्रैक्टिस करें। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।